नमस्कार दोस्तों, YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे बुद्धि के पार्ट 2 में। पहला पार्ट हमने पिछला क्लास में चर्चा किए थे। यदि आप लोग नहीं देखे तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया गया है। चलिए आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे बुद्धि का पार्ट 2। तो बुद्धि निर्माण के सिद्धांत हम लोग आज देखेंगे, थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे एक कारक थ्योरी। एक कारक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? बीने ने। और इसका प्रचलन वर्ष, मतलब ये प्रचलन में कब आया देखेंगे तो 1911 में। इससे पहले इसने प्रतिपादन कर चुका था। और इसका समर्थन में बात करेंगे हम लोग तो टर्मन, स्टर्न और एबिगस है ना, एबिंगहस ने, ये सब ने क्या किया था? इसका समर्थन किया था। एक कारक सिद्धांत में क्या होता है? बुद्धि केवल खंडात्मक होती है। इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? बुद्धि केवल खंडात्मक होती है, जिसका मात्र मनुष्य में है ना, जिसमें मात्रा मनुष्य में भिन्न भिन्न होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सभी व्यक्ति में एक ही प्रकार का बुद्धि होता है जो सभी कार्यों में कार्य करता है, जो सभी कार्यों में कार्य करता है। तो इसका ठीक है। तो चलिए, इसका तात्पर्य सिंपल से क्या है? एक कारक बुद्धि कहने का मतलब कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार के बुद्धि होता है, जिसका या फिर जो सभी कार्यों में कार्य करता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम द्विकारक बुद्धि। द्विकारक बुद्धि का प्रतिपादन स्पेयरमैन ने किया था। और इसके अनुसार, द्विकारक बुद्धि के अनुसार क्या होता है? सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार के है ना, कितने? दो प्रकार के आपका क्या होता है? मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। जिसमें हम देखेंगे दो कारक, मतलब कारक इसमें कितना? दो कारक। तो इसमें होता है एक सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरा विशिष्ट मानसिक योग्यता, जिसे जी कारक कहा जाता है और इसे एस कारक कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सामान्य मानसिक योग्यता क्या होता है और विशिष्ट मानसिक योग्यता क्या होता है। सामान्य मानसिक योग्यता में हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है। इसमें क्या होता है? जो सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है यह हर किसी के अलग अलग होती है। और इसमें क्या होता है? हर किसी में अलग अलग प्रकार के या अलग अलग टाइप के होता है। चलिए दूसरा हम देखेंगे विशिष्ट बुद्धि। तो विशिष्ट बुद्धि में क्या होता है? इसमें होता है कि दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि, दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि को विशिष्ट बुद्धि कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि आप संगीत सीखने जा रहे हो है ना, तो आपको संगीत नहीं आता, आपने चले गए वहां जाके किसी टीचर, संगीत के टीचर से आप संगीत सीखे, तो ये ऐसा क्या कहलाएगा? विशिष्ट बुद्धि, जो दूसरों के माध्यम से आप सीख रहे हो। चलिए उसके बाद देखेंगे द्विकारक के सिद्धांत। द्विकारक के सिद्धांत में हम बात करेंगे तो देखो, इसका प्रतिपादन किसने किया है? स्पेयरमैन ने हमने देखे हैं है ना, कि आपका द्विकारक। तो इसके सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत में क्या बताया गया है कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो भिन्न समूह में पाई जाती है। ठीक, और इसका विश्लेषण, कारक विश्लेषण विधि के विकसित किया था तो किसने? स्पेयरमैन ने। कारक है ना, इसको याद रखना, कारक विश्लेषण विधि का विश्लेषण किसने किया था? तो स्पेयरमैन। ठीक, चलिए, और इस कारक विश्लेषण के आधार पर है ना, यह इस आधार पर निम्न सात नहीं है, ये 7 है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, प्रिंट मिस्टेक। यह क्या है आपका? 7 मौलिक मानसिक योग्यताओं का पता लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से शब्दों में समझेंगे तो क्या होगा? स्पेयरमैन ने कारक विश्लेषण विधि को विकसित किया है और इस विधि के अनुसार आपका 7 प्रकार का मौलिक मानसिक योग्यता को बताया या फिर पता लगाया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाचिक योग्यता, जिसमें शाब्दिक विचारों को समझता है। ठीक है, वाचिक योग्यता मतलब इसमें क्या होता है? जिसके अंदर वाचिक योग्यता होता है वो सब शाब्दिक या शब्द विचारों को बहुत जल्दी समझ पाता है। संख्यात्मक योग्यता में इसमें क्या होता है कि जिसके अंतर्गत ये ज्यादा होता है बुद्धि या फिर ये योग्यता होता है, उसके अंदर हम देखेंगे तो जोड़ना, घटाव, गुणा, भाग करने का मतलब क्षमता अधिक होता है औरों की तुलना में। उसके बाद फिर हम देखेंगे वस्तु प्रेषण योग्यता। ठीक है, इसमें ज्यामितीय समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे स्मृति योग्यता। तो इसमें अधिगम करता है। अधिगम करता है मतलब जिसके अंतर्गत स्मृति योग्यता अधिक होता है वो क्या करेगा? स्मृति, उसमें सीखने के, लर्निंग करने के, अधिगम करने की क्षमता अधिक होता है। तो चलिए तार्किक योग्यता में बात करेंगे तो यहाँ पे अमूर्त संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करता है।
ठीक है, जैसे हम पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में देखे थे, हम इसमें विस्तृत अध्ययन किए थे। अमूर्त क्या होता है, मूर्त क्या होता है ना, बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि क्या होता है। आप नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। शाब्दिक योग्यता। तो शाब्दिक योग्यता में शब्दों के संबंध में वैयक्तिक चिंतन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वैयक्तिक चिंतन किसके संबंध में, शब्दों के संबंध में। मतलब इससे क्या होता है, उस व्यक्ति को भाषा या शब्द का ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे हावर्ड गार्डनर, है ना, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, जैसे नाम से सिद्ध है आपका, मतलब स्पष्ट है कि यहाँ पे इसका प्रतिपादन किसने किया था, हावर्ड गार्डनर ने। हावर्ड गार्डनर के अनुसार हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धियां होती है। ठीक है, इसने क्या बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धियां होती है। हावर्ड गार्डनर ने, है ना, नकारा है, क्या चीज को नकारा है, हम देखेंगे कि बुद्धि एकल इकाई है। ठीक है, हावर्ड गार्डनर ने, जैसे हमने इससे पहले देखे थे एक एकल कारक बुद्धि, तो यहाँ पे एकल इकाई को नकारते हुए इसने क्या बताया था कि यहाँ पे विविध प्रकार की बुद्धि होते हैं और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है इसने। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम ये कौन कौन सी दशाएं होती हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। और इस बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार संगीत में बुद्धि प्रदर्शन या रचना के कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें क्या होता है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार ही संगीत में, है ना, संगीत मतलब जो आपका सॉन्ग होता है, बुद्धि प्रदर्शन या रचना कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ऐसे लोगों के अंदर में सबसे ज्यादा अगर बहुबुद्धि विकसित है तो उसके अंदर संगीत का मतलब उसके अंदर क्षमता रहेगा, मतलब या फिर रचनात्मक कौशल का उसके अंतर्गत ज्यादा योग्यता देखने को मिलता है। तो चलिए अब इसके अनुसार हम आगे देखेंगे हावर्ड गार्डनर के अनुसार कि इसने बुद्धि का कितने प्रकार से मतलब इसने वर्णन किया। जैसे इसने बताया है ना, इसने बताया है कि बुद्धि क्या होता है, विभिन्न प्रकार का होता है। और गार्डनर ने 9 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया। विभिन्न प्रकार में उसने मुख्य रूप से कितने प्रकार का, 9 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया है जो निम्नलिखित है। चलिए हम इसको देखते हैं। तो पहला भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पे व्यक्ति को भाषा तथा शब्दों का ज्ञान होता है ना, अच्छा ज्ञान होता है। हम या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाषाई बुद्धि जिस व्यक्ति के अंदर अत्यधिक अगर विकसित होगा तो ऐसा व्यक्ति में भाषा शब्दों का ज्ञान अच्छे से होगा। और ऐसे व्यक्ति क्या बनेगा, कवि, लेखक, पत्रकार, शिक्षक इत्यादि बनते हैं। ठीक है, मतलब आपका भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति कवि हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे तार्किक बुद्धि। तो तार्किक बुद्धि में क्या होता है, इसमें मतलब जिस व्यक्ति के पास तार्किक बुद्धि अधिक होगा, योग्यता व गणितीय गणना की क्षमता अधिक होता है ना। इसमें क्या होता है, योग्यता, इसमें योग्यता रहेगा तो वो क्या होगा, गणितीय गणना अधिक होता है ना। और ऐसे व्यक्ति क्या बनेंगे, तो हम लोग देखेंगे तो ऐसा बुद्धि सामान्यतः वैज्ञानिकों में पाया जाता है, अभियंता अर्थात इंजीनियर में, गणित शास्त्री, है ना, मैथमेटिक्स जो होता है बनाते इन ऐसे में पाया जाता है। शारीरिक गतिविधि। तो शारीरिक गतिविधि कहने का मतलब होना चाहिए ऐसे बुद्धि जिसमें मतलब अधिक विकसित होगा शारीरिक गतिविधियों में बुद्धि। तो ऐसे लोग क्या बनेंगे, आपका नर्तक या जिम्नास्टिक या जिम्नास्ट बनते हैं। स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि में हम बात करेंगे यहाँ पे, तो जिस व्यक्ति के अंतर्गत स्थानिक बुद्धि अधिक होगा वो मतलब क्या बनेगा, आपका वस्तुकार, मूर्तिकार इत्यादि बनते हैं। या फिर जिसके अंदर स्थानिक बुद्धि अधिक होता है वो मतलब बोलना चाहिए प्रायः वस्तुकार या फिर आपका मूर्तिकार होता है। चलिए संगीत, है ना, संगीतक बुद्धि। तो संगीतक की बुद्धि में क्या होता है यहाँ पे कि इसके अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होता है ना। या फिर जिसके अंतर्गत ये बुद्धि अधिक होगा, अधिक विकसित होता है, वो क्या बनेगा, संगीतकार बनेगा या फिर मनोरंजन करता बनता है। ठीक है, संगीतकार या मनोरंजन करता। जैसे आप लोग कई लोग को जानते हैं, जैसे लता मंगेशकर हो गया, मनोरंजन करता में आप कपिल शर्मा को ले सकते हो, है ना, इंटरटेनर, ये सब होता है। उसके बाद हम देखेंगे है ना, पारस्परिक बुद्धि, जिसके अंतर्गत अगर ये अंतः पारस्परिक बुद्धि अधिक होगा वो मतलब बोलना चाहिए क्या बनता है, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता, चिकित्सक, ये सब बनते हैं। ठीक है, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, ये दोनों में आप ध्यान रखिएगा, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। और इसके अंतर्गत अंतः व्यक्तित्व बुद्धि में क्या होता है कि इसमें इसके द्वारा एक व्यक्ति, है ना,
दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट किया जा सकता है या फिर पता लगाया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति मतलब जनरली आप देखोगे तो अंतः व्यक्तित्व बुद्धि में क्या होता है, सॉरी, इसमें खुद के साथ इंटरेक्ट किया जा सकता है। अंतः व्यक्तित्व बुद्धि में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब अंतः पारस्परिक बुद्धि जिसके में अधिक होगा वो दूसरों के साथ मतलब बोलना चाहिए समन्वय अच्छे से बैठा सकता है ना, उसके अपने शब्दों से अपने उसे प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे लोग क्या बनेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता। उसके बाद अंतः व्यक्तित्व बुद्धि में क्या होता है, ये खुद के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब खुद को अच्छे से समझ पाते हैं, है ना, जिसको हम बोलेंगे आत्मज्ञान भी कह सकते हो। तो ऐसे लोग क्या बनते हैं, आपका दार्शनिक बनेंगे, महात्मा या फिर योगी बनते हैं, या फिर जिसके पास आप जो महात्मा है, योगी है, दार्शनिक है, ऐसा व्यक्ति के पास अंतः व्यक्तित्व बुद्धि की अधिकता होती है। उसके बाद हम बात करेंगे नैसर्गिक बुद्धि या फिर प्राकृतिक बुद्धि। तो जिसके पास नैसर्गिक या प्राकृतिक बुद्धि होता है ना, ऐसे लोग क्या होता है, प्राकृतिक, है ना, प्रकृति के साथ बोलना चाहिए इंटरेक्ट कर सकते हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग हम देखेंगे तो किसान और पर्यटक होते हैं, या फिर किसान या पर्यटक के अंतर्गत प्राकृतिक बुद्धि या नैसर्गिक बुद्धि अधिक होता है। उसके बाद हम देखेंगे अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि कहने का मतलब ऐसे लोग क्या होते हैं कि हर चीज का मतलब यथार्थ को जानने का क्वेश्चन करते हैं, है ना, जैसे कि इस दुनिया में आए तो क्यों आए हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, ठीक है, ये सब के बारे में। और ऐसे लोग भी हम देखेंगे तो जनरली आपका क्या होता है, साधु संत या दार्शनिक ही बनते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखे यहाँ पे कि गॉर्डनर, है ना, गॉर्डनर ने हार्वर्ड गॉर्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, और इन्हीं ने बताया था कि बुद्धि विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो चलिए उसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे का सिद्धांत देखेंगे, गिलफोर्ड का त्रिआयाम सिद्धांत, है ना, किसका, गिलफोर्ड का त्रिआयाम सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया था, जेपी गिलफोर्ड ने, ठीक। तो आगे देखते हैं हम इसमें कि किसी भी मानसिक क्रिया, देखो इसमें त्रिआयामी सिद्धांत में क्या होता है, किसी भी मानसिक क्रिया अथवा बौद्धिक क्रिया को 3 आधारभूत आयाम में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। 3 आधारभूत आयाम में क्या कर सकते हैं, इसको ठीक है विभाजित किया जा सकता है। तो पहला आपका क्या है, संक्रिय, जैसे आपका ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन की वगैरह होता है, ऑपरेशन संग मतलब क्रिया से है इसमें, है ना, ऑपरेट करना। उसके बाद फिर आपका सूचना सामग्री या विषय वस्तु, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंटेंट, है ना, कंटेंट के बारे में बात करेंगे। उत्पादन आपका रहेगा प्रोडक्ट। तो ये 3 आपका क्या है, आधारभूत आयाम में हम विभाजित करते हैं। और इसका जो संक्रिया होती है ना, इसकी ऑपरेशन की संक्रिया में 5 तत्व होती है। 5 तत्व मतलब कौन कौन से होते हैं, चलिए हम देखते हैं और इसमें चर्चा भी करते हैं। संज्ञान, इसका अर्थ होता है खोज, दोबारा खोज या पहचान की क्षमता इत्यादि, है ना, इसको हम संज्ञान के रूप में कहते हैं, इसका अर्थ यही होता है। दूसरा आपका क्या है, स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है जो भी संज्ञान में आया है उसे धारण करना, ठीक है, जो भी क्या है आपके संज्ञान में आया है उसे धारण करना, और उसको क्या बोलना चाहिए, उचित समय आने पर उसको प्रयोग करना, मतलब दिमाग में स्टोर करके रखना, यही आपका क्या कहलाता है, स्मृति। चलिए आगे देखते हैं हम स्मृति के बाद मूल्यांकन। तो मूल्यांकन इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति में कुछ जानना या उसकी स्मृति में रहता है तथा उसके परिणामों की अच्छाई, सत्यता, उपयुक्तता के विषय में निर्णय लेता है। तो मूल्यांकन क्या होता है कि जो चीज हम मूल्यांकन करते हैं, है ना, उसके अपने हमारे स्मृति में रहता है मूल्यांकन करने के बाद, और उसके बाद हम उसमें उचित परिणाम जैसे कि अच्छाई, सत्यता, उपयुक्तता के विषय में निर्णय लेने में हमको सहायता होता है। तो हम ये कह सकते हैं सीधा एक वर्ड में कि यह मूल्यांकन से क्या होता है, परिणामों की अच्छाई, सत्यता, उपयुक्तता, है ना, के विषय में निर्णय लेता है। कहने का मतलब उचित निर्णय लेने में सहायता करता है हमारा मूल्यांकन के माध्यम से। उसके बाद हम बात करेंगे अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन के अंतर्गत हम देखेंगे, इसके अंतर्गत व्यक्ति समस्या में ऐसा समाधान पर पहुंचता है जो परंपरा एवं प्रचलन के अनुसार स्वीकृत या सही हो। मतलब अभिसारी में क्या होता है, हम वही चीज को हम क्या करेंगे, समाधान, किसी भी समस्या का समाधान निकालेंगे जिससे कि हमारे समाज में हम जो प्रचलित परंपरा है ना, उसके अनुसार स्वीकृति होगा, उन लोग सही समझेंगे, उसी चीज को हम यहाँ पे करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका अपसारी चिंतन में क्या होता है, आपका एक ही समाधान की ओर हम चलते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद देखेंगे अपसारी चिंतन। इसके अंतर्गत विभिन्न दिशाओं में, देखिए अभिसारी में क्या होता है आपका एक ही,
और अपसारी में क्या होता है, यहाँ पे विभिन्न दिशाओं में विभिन्न मार्गों से विभिन्न समस्या है ना, मार्गों या विभिन्नता के साथ क्या होता है, विभिन्नता के साथ यहाँ पे विभिन्नता के साथ समस्या का हल निकलता है तथा व्यक्ति उसके परिणाम की अच्छाई तथा उपयोगिता के संदर्भ में निर्णय लेता है। देखिए इसमें दोनों में हम बात करेंगे, इसमें क्या होता है, निर्णय किस आधार पे लेगा, परंपरा प्रचलन के अनुसार, है ना, जो सामाजिक रूप से जो स्वीकार्य होगा उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे। अर्थात हम इसमें कह सकते हैं कि इसका समस्या का एक ही सिद्धांत, मतलब एक ही आपका हल या समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अपसारी में क्या होता है कि हम कई दिशाओं से विभिन्न मार्गों से हम यहाँ पे समस्या को मतलब हल निकाल सकते हैं और यहाँ पे परिणाम की अच्छाई तथा उपयोगिता के संदर्भ में निर्णय लेंगे, है ना, कई प्रकार से निर्णय ले सकते हैं। और जो आउट ऑफ बॉक्स चिंतन है, जो आउट ऑफ बॉक्स चिंतन है अपसारी, है ना, अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। इसको याद रखना, आउट ऑफ बॉक्स किसके, अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। अपसारी, हाँ एक चीज आपको फिर मैं बता दूं, अपसारी चिंतन कई उत्तरों का प्रोत्साहन करता है। जैसे मैं भी बताया, अपसारी चिंतन क्या होता है, कई उत्तरों को प्रोत्साहन करता है, जबकि अभिसारी चिंतन, है ना, अभिसारी चिंतन एक ही समाधान पर स्थिर रहता है, जैसे मैं ये चीज को पहले बताया हूं। तो दोस्तों आज हमारा क्या हो गया, बुद्धि या इंटेलिजेंस समाप्त हो चुका है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और किसी भी समस्या आ रही है तो आपको क्या करना है, पढ़ाई में या वीडियो में पढ़ने में, तो व्हाट्सअप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आपको SMS करके हमें अपनी समस्या को बताना है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।